हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो है वह एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है। यह बायोलॉजी से है, जिसमें हमें पढ़ना है कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम को। और यह जो है वह महेश कुमार बनवाल के द्वारा जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उससे लिया गया है, और उसी का सीरीज हम लोग जो चला रहे हैं उसी का एक वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और हमें पढ़ना है कंकाल तंत्र के बारे में। चलिए यहाँ से शुरू करना है हमें। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो जो मानव भ्रूण होता है उसमें हृदय का स्पंदन जो होता है विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में जो हृदय स्पंदन वह शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती है? जो मनुष्य की खोपड़ी है उसमें 29 अस्थियां होती है। याद रखिएगा कि मनुष्य की खोपड़ी में, ठीक है, खोपड़ी की बात हो रही है, मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो यहाँ पर जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उसका जो नियंत्रण केंद्र होता है, यानी कि नियंत्रण केंद्र जिसको कहा जाए वह होता है केसेरुक रज्जु। ठीक है, केसेरुक रज्जु जो होता है वह प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या होती है? केंद्र होती है, नियंत्रण केंद्र होती है एक तरह से। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? ठीक है, वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है और मानव खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। ठीक है, मानव मस्तिष्क में, यानी कि मानव खोपड़ी की बात हो रही है, मस्तिष्क की नहीं बल्कि मानव खोपड़ी की। ठीक है, कितनी अस्थियां होती है? 29 अस्थियां होती है। और एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 206 होती है। चलिए यहाँ पर है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। सबको पता है, क्योंकि इसमें जो नाखून है वह मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं। जो नाखून होती है वह मृत कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, इसीलिए हमें दर्द नहीं होती है। जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, मृत कोशिका है तो इसमें रक्त संचरण होगा ही नहीं, तो मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बना होता है और इसमें रक्त संचरण नहीं होता है, और इसी की वजह से हमें नाखून काटते वक्त दर्द नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर में, ठीक है, यहाँ पर है कि हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो हमारे जो शरीर है उसमें सबसे दृढ़ भाग दंत वलक है। ठीक है, दंत वलक जो है सबसे दृढ़ भाग है। चलिए आगे देखते हैं। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी, ठीक है, ऑर्थोप्लास्टी का क्या अर्थ है? तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का अर्थ है जोड़ों का प्रतिस्थापन। ठीक है, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना। ठीक है, जोड़ों का प्रतिस्थापन करना शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। ठीक है, मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो किसकी होती है? कान की होती है, जिसे जिसे स्टेपिज कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की है, और इसे स्टेपिज कहते हैं। ठीक है, स्टेपिज कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि की बात किया जाए तो वह फीमर है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात किया जाए तो वह स्टेपिज है। ठीक, स्टेपिज जो कि कान में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान की हड्डी। चलिए, केसरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? ठीक है, तो जो केसरुक रज्जु है उसमें 31 जोड़े, ठीक है, 31 जोड़े तंत्रिकाएं पाई जाती है। चलिए आगे यहाँ पर है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियां की जोड़ा है वह 12 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो वह 12 है। ठीक है, और केसरुक रज्जु जो होता है उसमें तंत्रिकाएं की संख्या 31 होती है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से हमें शुरू करना है। मानव शरीर में डिंबवाहिनी, ठीक है, डिंबवाहिनी नाली में शुक्राणु और डिंब को निषेचित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानव शरीर में जो डिंबवाहिनी नाली है, नाली में शुक्राणु और डिंब को निषेचित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो एक वयस्क मानव में जो जल का प्रतिशत होता है वह 65% होता है। ठीक है, जल का प्रतिशत कितना होता है? एक वयस्क मानव में 65% होता है। चलिए आगे यहाँ पर है कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु
क्या आवश्यक है? तो अस्थि एवं दांत दोनों का है। तो अस्थि एवं दांत जब निर्माण के लिए क्या जरूरत है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर जो होता है दांत और अस्थि का निर्माण होता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां जबड़े की है। जो जबड़े होती है उसकी पेशियां जो होती है सबसे मजबूत होती है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि परिवर्धनशील परिवर्धनशील ठीक है, परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन, ठीक है, शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से जो उल्लव है, उल्लव वह रक्षा करता है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मानव के जो जीवन काल है उसमें 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो वह 2 बार विकसित होते हैं मानव के जीवन काल में, 20 ऐसे दांत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कोलम या स्प्लेनिक गुहा है, ठीक है, स्प्लेनिक गुहा है। तो कोलम या स्प्लेनिक गुहा जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि त्वचा पर चोट लगने के बाद उसका पुनरुद्भवन, ठीक है, पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह घनाकार उपला जो होता है उस उपकला उसके द्वारा जो होता है पुनरुद्भवन किया जाता है त्वचा पर चोट लगने के बाद। चलिए आगे यहाँ पर है कि कंडरा, कंडरा किसको जोड़ती है? ठीक है, यानी कि टेंडोन किसको जोड़ती है? तो यह पेशी को अस्थि से जोड़ती है। जो कंडरा है वह पेशी को क्या करती है? अस्थि से जोड़ती है। और जबकि स्नायु जो है वह किसको जोड़ती है? तो अस्थि से अस्थि को जोड़ती है, यानी कि लिगामेंट जो होती है वह अस्थि से अस्थि को जोड़ती है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो स्नायु एवं कंडराएं जो है वह संयोजित ऊतक है, कनेक्टिव ऊतक है, ये टिश्यूज है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर है कि स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? देखिए यहाँ पर है कि स्तनियों की वो अस्थि जो होती है वह उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? तो यह होती है इसमें हावर्सियन नलिकाओं के कारण। हावर्सियन नलिकाओं के कारण क्या होता है कि स्तनियों की जो अस्थि होती है वह उपास्थि से भिन्न हो जाती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अस्थि या मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो अस्थि या मैट्रिक्स जो होता है वह ओसिन का बना होता है, ओसिन नाम के प्रोटीन का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः क्या होता है? तो अस्थियों को जो कठोर बनाने का काम करता है वह लवण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट जो है वह अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण के रूप में कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि कौन लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो यहाँ पर है लाल रुधिराणु की, आरबीसीज की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो जो त्वचा, बाल, नाखून और सींग तथा खुर के लिए जो प्रोटीन है वह निर्माण में सहायक होता है वह है केरेटिन, ठीक है। केरेटिन नाम का जो प्रोटीन है उसके सहायता से त्वचा, बाल, नाखून, सींग और तथा खुर के निर्माण में यह सहयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? तो अस्थियों में ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो जो अस्थियां हैं उसमें अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट पाए जाते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ जो अस्थियों में मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं माजा गुहा। माजा गुहा जो होता है उस माजा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो माजा गुहा का निर्माण जो है वह
ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट जो कोशिकाएं होती है वह करती है, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वह माजा गुहा का निर्माण करती है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है। तो अस्थियों का जो निर्माण है वह संयोजी ऊतकों से होता है, ठीक है, अस्थियों का जो निर्माण है वह संयोजी ऊतकों से होता है। और शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो शिशुओं में कुल 300 अस्थियां पाई जाती है। आगे देखते हैं मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है। तो वह होती है हाथ में। हाथ में मानव अंग की सबसे अधिक अस्थियां पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि किस प्रकार की संधियां द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है। तो किस प्रकार की संधि के द्वारा जो हमारी सब खोपड़ी है उसकी अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है। तो वह है अचल संधि। अचल संधि के द्वारा हमारे शरीर की जो खोपड़ी की जो अस्थियां है, ठीक है, वह अचल संधि के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मनुष्य के कंकाल में कब्ज संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है। तो यहाँ पर है कि मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि जो होता है, कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है। तो वह है अल्ना अल्ना एवं ह्यूमरस, ठीक है, अल्ना एवं ह्यूमरस में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मनुष्य की श्रोणी मेखला, ठीक है, मनुष्य की श्रोणी मेखला में 3 अस्थियां, ठीक है, 3 अस्थियां जो है इस्चियम, इलियम और प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस उपस्थित होती है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य की जो श्रोणी मेखला है उसमें 3 अस्थियां उपस्थित होती है जो कि इस तरह है इलिशियम, इलियम एवं प्यूबिस, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यह वीडियो है हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह से जो कि महेश कुमार बनवाल के द्वारा लिखा गया था। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए नॉलेज स्टोर।